नमस्कार, मैं अनुज तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हम लोग अभी तक एनवायरनमेंट की पहली क्लास कल कवर कर चुके थे। आज हमारी एनवायरनमेंट की ये दूसरी क्लास है। क्लियर है? तो दूसरी क्लास भले है मेरे मेरे दोस्त, बट सबसे खास बात है कि कल के सेशन में हम लोगों ने 20 या 21 क्वेश्चन तक कवर किया था और हम आज उसी क्वेश्चंस को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? कल हमने आपसे एक बेहतर स्ट्रैटेजी पे भी बात किया था कि अगर आप क्लास को देखें तो अपनी सहमति या अपनी आपत्ति दोनों दर्ज कराएं, जिससे कि हमें ये पता चले कि आप किस लेवल पे सोच रहे हैं। हम लोग आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए लगातार जीएस और हिंदी दोनों पे कंटिन्यू काम कर रहे हैं और करंट अफेयर पर हम लोग वीकली काम करना प्रारंभ किए हैं। तो संडे टू संडे कोशिश होगी हम आपको करंट अफेयर की क्लासेस भी प्रोवाइड करें या हफ्ते में किसी एक दिन हम लोग वीकली करंट अफेयर को कवर करने की कोशिश करेंगे, जहां पर या तो हम मंथली वाइज को एक एक हफ्ते में कवर कर लेंगे तो हमारा करंट अफेयर भी हो जाएगा। बट हमारा सबसे ज़्यादा फोकस करंट अफेयर पे है और हिंदी पे है। अगर ये दोनों हम कर ले गए तो यकीन मानिए कि हम 55 और 10 65 लगभग ये कोशिश हो कि हम लोग 65 से 70 क्वेश्चन के बीच में हिंदी और करंट अफेयर से कर ले जाएं। अगर हिंदी और करंट अफेयर को मिला करके हम 70 तक कर ले गए तो यकीन मानिए कि प्रीलिम्स आपका कोई नहीं रोक पाएगा, चाहे जो भी हो। हमको 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है हिंदी और करंट अफेयर को लेकर के। अगर हम ये कर ले गए तो हमारे लिए एक बेहतर जनक या सम्मानजनक स्थिति, सुरक्षित स्थिति में हम पहुंच जाएंगे। ठीक है? तो हम लोग अपने सेशंस को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से आज हम लोग अपनी दूसरी क्लास स्टार्ट करते हैं एनवायरनमेंट की। क्लियर? तो हम लोगों ने कल कितने प्रश्नों को कवर कर लिया था, हम आपके साथ एक बार साझा करेंगे। हम लोगों ने कल 21 प्रश्न तक कवर किया था और आज हम लोग 22वें प्रश्न से आगे बढ़ेंगे। 22वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है? 22वां प्रश्न आपसे कह क्या रहा है? तो मेरे दोस्त 22वां प्रश्न कह रहा है पारिस्थितिकी कृषि से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिकीय कृषि प्रणाली का मूल सिद्धांत है प्रकृति से प्रकृति से सामर्थ्य तक उत्पादन लेना। मतलब कि हमारे एग्रीकल्चर में जितनी ज्यादा प्रोडक्शन करने की क्षमता है हम उसका सही मायने में उतना दोहन कर सके, जितना सामर्थ्य है उतना कर सके। प्रकृति की स्वाभाविक गतिविधियों में न्यूनतम हस्तक्षेप करना, भूमि के क्षरण हेतु पोषक तत्वों को प्राकृतिक पोषकों से ही लौटाना। कह रहे हैं कि पारिस्थितिकीय कृषि से संबंधित कौन से कथन हमारे सही हैं। तो मेरे दोस्त पहला स्टेटमेंट सही है। पारिस्थितिकी कृषि के अंतर्गत हम देखते हैं ऐसा हमारा मूल सिद्धांत जो कि प्रकृति से उसकी सामर्थ्य तक उत्पादकता लेने के लिए हम लोग पारिस्थितिकी कृषि शब्द प्रयोग करते हैं। कहने का सेंस ये है कि हमारी एग्रीकल्चर में या हमारी पारिस्थितिकी कृषि प्रणाली में जितना हम प्राकृतिक तौर पर उसकी सामर्थ्य के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन ले सकते हैं उतना लेने की हमें कोशिश करनी चाहिए। तो ये पारिस्थितिकी कृषि के अंतर्गत आता है। दूसरी सबसे खास बात यह है कि हम ये मानते हैं कि जब भी बात पारिस्थितिकी कृषि की जाए तो उसमें मानवीय हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए। कहने का मेरी कोशिश है कि प्राकृतिक की स्वाभाविक गतिविधियों में न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिए। मनुष्य को उसकी गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हमारी प्रकृति खुद के अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग जितना भी प्रोडक्शन कर रही है हमें उस प्रोडक्शन को ही आगे लेकर चलना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार से उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए जिससे कि प्रकृति अपनी सामर्थ्य तक उत्पादन कर सके, मैक्सिमम जितना भी हो वो कर सके। भूमि के क्षारण हेतु पोषक तत्वों को प्राकृतिक पोषकों से ही लौटाना। कहने का सेंस ये है हर एक लैंड की, हर एक भूमि की एक उत्पादक क्षमता होती है। जितनी ज्यादा वो उत्पादन करेगा उतनी ही ज्यादा उसकी उत्पादकता धीरे धीरे कम होती है। तो ऐसी परिस्थितियों में हम उसमें मानवीय गतिविधियों के माध्यम से हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं जिससे कि उस भूमि की जो उत्पादक क्षमता है वो बरकरार रहे। जैसे कि हम खाद कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जितना प्रकृति उत्पादन करती है उतना ही प्राकृतिक के ही माध्यम से उनके पोषक तत्वों को लौटाना चाहिए, ना कि किसी भी प्रकार से मानवीय गतिविधि या मानवीय हस्तक्षेप होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में मेरे दोस्त ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। हमसे पूछा क्या गया कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसके तीन के तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला का अंतः संबंध जटिल तंत्र का कहलाता है, क्यों? पोषण स्तर, खाद्य जाल या पारिस्थितिक पिरामिड या पारिस्थितिक श्रृंखला, निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला का अंतः संबंध जटिल तंत्र कहलाता है? पोषण या पोषण स्तर होगा, ये गलत लिखा मेरे दोस्त, ये पोषण स्तर है, खाद्य जाल है, पारिस्थितिक पिरामिड है या पारिस्थितिक श्रृंखला है। आपको बस ये बताना है कि इसमें से कौन सा होगा खाद्य श्रृंखला का अंतर संबंधित, तो वो कहलाता है खाद्य जाल, जिसे आप फूड चैन बोलते हैं। ठीक है, खाद्य श्रृंखला का अंतर संबंध जटिल तंत्र कहलाता है खाद्य जाल। इसमें कोई बहुत ज्यादा है नहीं, इसलिए मैं यहाँ आपके साथ बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। क्लियर है? अगला प्रश्न पर हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला में जैविक आवर्धन का कारण होता है कीटनाशक, उर्वरक, फ्लोरोकार्बन या सल्फर डाइऑक्साइड। एक चीज आपको पता होना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है कि जैविक आवर्धन क्या है। खाद्य श्रृंखला में जैविक आवर्धन का मेन कारण क्या है? तो ऐसा माना जाता है कि जैविक आवर्धनों में हम ये समझते हैं कि ऐसे खाद्य श्रृंखला जिसमें हम कीटनाशकों का प्रयोग ज्यादा करते हैं और कीटनाशकों के प्रयोग करने के कारण उसकी उत्पादकता में भी फर्क पड़ता है। और सबसे खास बात है कि जो जैविक आवर्धन का मतलब है निम्नीकरण, उनके स्तर को कम करना। तो खाद्य श्रृंखला में जैविक निम्नीकरण किस प्रकार से होता है? तो कीटनाशकों के प्रयोग के कारण होता है। हम जितना ज्यादा कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, हमारा फूड चेन उतना ही डिसबैलेंस होता है और हमारे मृदा की, हमारे जो उत्पादन करने वाले, प्रोडक्शन वाले फैक्टर्स हैं, उनकी उत्पादकता में उतनी ही ज्यादा कमी आती है। और कई बार ये देखा गया है कि जितना भी हम कीटनाशकों का प्रयोग उत्पादन करने के लिए करते हैं, वो सभी कीटनाशक अंततः हमारे फूड चैन का हिस्सा बन जाती हैं, जो कि आगे चल करके हमारे ऊपर निगेटिव इफेक्ट्स डालते हैं या उनका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, कीटनाशक। ठीक है, क्या हो जाएगा? कीटनाशक हो जाएगा, जिसे कि हम लोगों ने यहाँ पर ये देखने की कोशिश की है। वैसे भी कहा जाता है कीटनाशकों की सांद्रता के बढ़ने से क्या होगा कि अगर कीटनाशकों की सांद्रता बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि जो हमारे जैविक प्रोडक्शन है वो नहीं होंगे और वहां पे हमें हानिकारक तत्वों देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सत्य है? दोनों ऊर्जा का प्रवाह एवं खनिजों का चक्रण, केवल ऊर्जा का प्रवाह, केवल खनिज का चक्रण या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से पारिस्थितिक तंत्र के लिए कौन सा सत्य है। क्या दोनों ऊर्जा का प्रवाह एवं खनिजों का चक्रण होता है, या फिर केवल ऊर्जा का प्रवाह होता है, केवल खनिजों का चक्रण होता है, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं? तो मेरे दोस्त, अगर मैं आपसे ढंग से बात करूं तो ऊर्जा और ऊर्जा का प्रवाह और खनिज को चक्रण, ये दोनों होता है। क्या होता है? ये दोनों होता है पारिस्थितिक तंत्र के लिए। ऐसा माना जाता है कि जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशीय प्रवाह होता है और ऊर्जा का स्थानांतरण हर एक जीव के स्तर पर होता है। उसमें हमें 10% ही यह माना जाता है कि एक पोषक स्तर से जब दूसरे पोषक स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, एनर्जी का स्थानांतरण होता है, तो वो 10% रूल के अकॉर्डिंग ही होता है। आपको यह भी पता है कि पूरे पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादन के लिए जो ऊर्जा का मेन स्रोत है वो सूर्य है और सूर्य से ही सभी प्रकार के उत्पादकों को एनर्जी मिलती है। क्लियर है? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? तो इन चीजों को थोड़ा सा आप ध्यान में रख के चलेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है 26, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उपभाग नहीं है? स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र कह रहा है, याद रखिएगा, स्थलीय, ये जलीय नहीं है। ठीक, पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र, सागरीय पारिस्थितिक तंत्र, निम्न स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र या अर्ध शुष्क पारिस्थितिक तंत्र कौन नहीं है? तो मेरे दोस्त, सागरीय पारिस्थितिक तंत्र स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उपभाग नहीं है। अगर मैं स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र की बात करूं तो इसमें से अन्य सभी आ जाते हैं। जैसे इसमें घास परितंत्र आ जाएगा,
रेगिस्तान आ जाएगा, ठीक है, उष्णकटिबंधीय आ जाएंगे, बाकी सब आ जाएंगे। अर्धशुष्क भी आपका आएगा, बस कौन सा उपभाग नहीं है, तो वो मेरे दोस्त उपभाग नहीं है, कौन सा, बी वाला, सागरीय पारिस्थितिक तंत्र। सागरीय पारिस्थितिक तंत्र ये जलीय पारिस्थितिक तंत्र के एग्जाम्पल में आता है। ये कैसा है, ये जलीय पारिस्थितिक तंत्र है। ये जलीय पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, और जलीय पारिस्थितिक तंत्र सर्वाधिक अस्थायी होता है। ठीक, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा होता है, वो जलीय पारिस्थितिक तंत्र सर्वाधिक अस्थायी परितंत्रों में से हमें एक देखने को मिलता है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। वहीं पर सबसे खास बात है कि अगर जलीय पारिस्थितिक तंत्र की हम बात करते हैं, तो सॉरी स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, तो इसके अंदर जैविक एवं अजैविक दोनों घटक आते हैं, तो ये बात थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, जिसमें से एक अभिकथन ए तथा दूसरा कारण है। आपको बताना है कि क्या कथन ए सही है, कारण आर सही है, या आर ए की व्याख्या करता है या नहीं करता है, हमें ये बताना है। तो ये कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। क्लियर है, मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। तो मेरे दोस्त मैं आपको बताऊं, ये कह रहा है कि निर्भर नहीं करते हैं, जबकि यही स्टेटमेंट ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये निर्भर करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के सारे अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं और एक दूसरे की अंतः क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। फिर मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, तो बिल्कुल होता है। मानव की क्रियाओं से वातावरण हमारा बिल्कुल प्रभावित होता है, क्योंकि मानव की सकारात्मक और नकारात्मक क्रियाकलापों का हमारे पारिस्थितिक तंत्र पर सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव देखने को पड़ता है। अगर हम वहीं पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, सतत या विकास, सतत विकास की बात करते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में हमें हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे पर्यावरण को, पारिस्थितिक तंत्र को स्वच्छ बनाने की जिम्मेदारी होती है, सस्टेनेबल या सतत बनाने की जिम्मेदारी होती है। जो चीजें आज हमारे लिए है, वो हमारी अगली पीढ़ी के लिए भी हो। ऐसा ना होने पाए कि हम उन चीजों का खत्म कर दें, उन चीजों का दोहन कर दें और आगे आने वाली पीढ़ी को कुछ भी ना मिले। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारा अंतःक्रिया है या मानवीय क्रियाएं हैं, उन मानवीय क्रियाओं से वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। तो ए गलत है और आर सही है। ए गलत है, आर सही है। क्या कहीं पर है कि ए गलत है? तो मेरे दोस्त डी वाले में है कि ए गलत है किंतु आर सही है। क्लियर है? कोई दुख दर्द तकलीफ तो आप प्लीज मुझे बता सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार किसने दी थी? वुडबरी द्वारा, क्लार्क के द्वारा, टांसले के द्वारा या ओडम के द्वारा? तो मैं आपको बता दूं कि पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो टांसले के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1935 में किया गया था। और टांसले भाई साहब ने पारिस्थितिकी तंत्र में यह बताया कि पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत सभी जैविक एवं अजैविक समुदाय अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे से भाग लेते हैं। अगर मैं जैविक की बात करूं तो जैविक एवं अजैविक, ठीक। जैविक में आपके कौन कौन आते हैं? वो सारे जलीय स्थलीय सारे के सारे जीव आते हैं, या मैं यूं कहूं जिनमें जीव की संरचनाएं होती हैं, वो सब जैविक अवधारणा के अंतर्गत आते हैं।
और वहीं पे अगर मैं अजैविक की बात करूं तो इसमें आपकी मृदा आ जाएगा, इसमें आपके वायु आ जाएंगे। ये सारी चीजें किसके अंतर्गत हमें देखने को मिलती हैं? अजैविक के अंतर्गत मिलती हैं। आपने देखा होगा कि हमें बैक्टीरियाज देखने को मिलते हैं, हमें कभी कभी कवक देखने को मिलते हैं, तो ये दोनों के दोनों हमें जैविक एवं अजैविक अवधारणा के अंतर्गत देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप ढंग से थोड़ा सा देखेंगे तो हमें ये देखने को मिलता है, जैसे कि जल है, मिट्टी है, खनिज है, ये सब के सब हमें अजैविक में देखने को मिलते हैं। जैसे हमारा उत्पादक है, उपभोक्ता है या अपघटक है, ये सब के सब हमें जैविक में देखने को मिलते हैं। तो उत्पादक, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये सब जैविक में आते हैं। अजैविक में मृदा, जल, खनिज, ये सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं? अजैविक के अंतर्गत आते हैं। तो कई बार यही पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जैविक एवं अजैविक घटक कौन कौन से हैं? तो आप कार्बनिक, भौतिक या अकार्बनिक दोनों बता सकते हैं। कार्बनिक की अगर मैं आपसे बात करूं तो कार्बनिक में आपका प्रोटीन है, वसा है, ये सब के सब कार्बनिक में आते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। पारिस्थितिकी या संक्रमण अवधारणा सबसे पहले किसने दिया है? एल्टन द्वारा, वेनेट द्वारा, बर्कले द्वारा या रेट जेल के द्वारा? तो पारिस्थितिकीय संक्रमण क्या है, सबसे पहले तो आपको यही जानना जरूरी है, ठीक, कि पारिस्थितिकीय संक्रमण है क्या। तो मेरे दोस्त, अगर मैं आपसे पारिस्थितिकीय संक्रमण की बात करता हूं तो यहां पर हमें देखने को मिलता है इकोटोन। इकोटोन क्या कहलाते हैं? इन शॉर्ट टर्म में मैं बात करूं, हम इनको बोलते हैं इकोटोन, और ये होते हैं संक्रमण क्षेत्र। संक्रमण क्षेत्र होते हैं इकोटोन। सबसे खास बात है कि मेरे दोस्त, इकोटोन क्या होते हैं? संक्रमण क्षेत्र होते हैं। और इकोटोन में उत्पादकता बहुत ज्यादा होती है, फिर यहाँ की जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। बायो, जैव विविधता, और जैव उत्पादकता, दोनों ज्यादा होती है। और इकोटोन कहलाते क्या है? मान के चलिए, आप ऐसे समझिए कि ये समुद्र है। क्या है? ये समुद्र है, ये हमारा है समुद्र, ठीक, समुद्र है या झील है, ठीक। और फिर ये क्या है? थोड़ा सा मान के चलिए कि ये लैंड है, ये क्या है? भूमि है, ये क्या है? भूमि है। तो जो ये वाला क्षेत्र होगा मेरे दोस्त, कौन सा? ये वाला क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र होगा, ठीक, ये वाला बीच वाला क्षेत्र, ये आपका कहलाता है संक्रमण क्षेत्र। और यही संक्रमण क्षेत्र आपका इकोटोन कहलाता है। इस वाले क्षेत्र में स्थलीय, स्थलीय एवं जलीय दोनों के गुण होंगे, ठीक। यही रीजन है कि इकोटोन में जैव विविधता या जैविक उत्पादकता सबसे ज्यादा होती है। क्लियर है? इनमें दो बायोमों के जो उत्पादकता होती है, दो बायोम का संक्रमण क्षेत्र या दो बायोम के बीच के स्थान होते हैं, इसीलिए इन्हें इकोटोन कहा जाता है। और इसे वेनेट महोदय ने प्रस्तुत किया था, ठीक। ये दो बायोम के संक्रमण क्षेत्र हैं, एक है आपका स्थलीय बायोम और एक है आपका जलीय बायोम। इन दोनों के बीच के जो ये क्षेत्र हैं, ये हैं आपके इकोटोन, ठीक। आगे बढ़ते हैं। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान बदलता है, क्या कहलाता है?
पारिस्थितिक अनुक्रम कहलाता है, शियर कहलाता है, समुदाय गतिकी कहलाता है, या जैवभार का पिरामिड कहलाता है? तो मेरे दोस्त ये शियर कहलाता है। ठीक, पारिस्थितिक अनुक्रम क्या होते हैं? तो अगर मैं थोड़ा सा ढंग से आपसे बात करूं पारिस्थितिक अनुक्रम की, तो पारिस्थितिक अनुक्रम के अंतर्गत ये देखा जाता है कि यह एक श्रृंखलाबद्ध होते हैं। ये माना जाता है कि एक लंबी अवधि के दौरान, जैसे आपको पता होगा कि पूरे के पूरे हमारे इकोसिस्टम में, इन्वायरमेंट में, किसी एक बायोम में किसी भी प्रकार के जीवों का आवास होता है। ठीक है, जिसे हम निके या निकेत बोलते हैं। इन्वायरमेंट के टर्म में निकेत वर्ड यूज किया जाता है। तो लंबे समय के लिए, दीर्घकालिक समय के लिए किसी भी इकोसिस्टम में या किसी भी बायोम में जो एक जीव रहते हैं, उस एक समय अंतराल पर किसी दूसरे जीवों के द्वारा उनका प्रतिस्थापन कर दिया जाता है, या फिर उनके स्थान पे जो पहले जीव थे उनके स्थान पर कोई एक दूसरा जीव आकर के अधिवास कर लेता है, अपना आवास बना लेता है। तो एक जीव के द्वारा दूसरे जीव को किया गया प्रतिस्थापन क्या कहलाता है? पारिस्थितिक अनुक्रम कहलाता है। ऐसा माना जाता है मेरे दोस्त कि लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में, किसी पारिस्थितिक समुदाय के प्रजाति संरचना में हमें एक बदलाव देखने को मिलता है, वही बदलाव हमारा पारिस्थितिक अनुक्रम कहलाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? एक पारिस्थितिक तंत्र से, ठीक, एक पारिस्थितिक तंत्र से विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? भू जैव रसायन चक्र कहलाता है, जैव भूगार्भिक चक्र कहलाता है, पारिस्थितिक अनुक्रम कहलाता है, या जैविक चक्र कहलाता है? मैंने अभी आपके सामने पारिस्थितिक अनुक्रम की बात की थी कि एक लंबे समय अवधि के दौरान प्रत्येक जीव अपना स्थान बदलते हैं, तो वो स्थान एक समुदाय से दूसरे समुदाय में भी कभी कभी एंट्री करते हैं, तो वो हमारा पारिस्थितिक अनुक्रम कहलाता है। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा है कि पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? वो कहलाता है जैव भू रसायन चक्र। ठीक, मेरे दोस्त, अगर मैं थोड़ा सा ढंग से आपसे बात करूं जैव भू रसायन चक्र की, तो जैव भू रसायन चक्र के अंतर्गत ऐसा माना जाता है कि इसमें जलीय व स्थलीय दोनों मंडलों के बीच में क्या होता है? एक अंतर संबंध होता है। और जलीय और स्थलीय जो हमारे मंडल है, बायोम है, उनके बीच जो एक तरीके से अंतर संबंध होते हैं, या मैं यूं कहूं कि उनके बीच के जो अंतःक्रिया होती है, चक्रीय क्रियाएं होती हैं, वो क्या कहलाता है? वो भू जैव रसायन चक्र कहलाता है। और ऐसा माना जाता है कि भू जैव रसायन चक्र के अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्र में इनकी जो पोषक तत्व हैं, उन पोषक तत्वों का एक स्तर से दूसरे स्तर में ट्रांसफर होता है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो एक बार आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल होता है कार्बोहाइड्रेट, बायोमास, कार्बन, या सौर ऊर्जा? तो मेरे दोस्त, आपको पता है कि पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल होता है सौर ऊर्जा, क्योंकि किसी भी बायोम के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऊर्जा का स्रोत क्या है? वो है सौर ऊर्जा। और आपको पता होगा कि सूर्य ऊर्जा की, या सूर्य की एक तरीके के प्रेजेंस में ही जो हमारे उत्पादक हैं वो उत्पादन करने का काम करते हैं। क्लियर है? तो किसी भी चीज के प्रोडक्शन के लिए सनलाइट का होना बहुत आवश्यक है, जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान जनसंख्या के सुखों के परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? ठीक है, हमने अभी आपसे थोड़ा सा डिस्कशन किया था, या मैं यूं कहूं तो डिस्कशन करने के दौरान मैंने आपको कहा था कि हमें अपनी प्रकृति का इस प्रकार से दोहन करना है कि वो हमारे लिए भी रहे और हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी रहे। ऐसा ना होने पाए कि आज हम सब कुछ खा पी के खत्म कर दें और हमारी आने वाली अगली पीढ़ी के लोगों को पता ही ना चले अच्छा ये चीजें भी थी। आपको पता होगा कि बहुत सारे जीव जंतु, पशु पक्षी या विभिन्न प्रजातियां हैं जो या तो विलुप्त हो चुकी हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं, लेकिन
ये हमारी जिम्मेदारियां हैं कि हम उन्हें विलुप्त होने से बचाएं। हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है, हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है कि हमने जो इस पर्यावरण से लिया है उस पर्यावरण को भी हम वापस करें और उसे किसी भी प्रकार से हम क्षति ना पहुंचाएं। यही रीजन है कि आज किसकी बात की जाती है, डीप इकोलॉजी की बात की जाती है। डीप इकोलॉजी क्या है, आगे हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान जनसंख्या से सुखों का परित्याग किए बिना ऐसा ना होने पाए कि आज हम सेब खाना बंद कर दें, आम खाना बंद कर दें, केला खाना बंद कर दें और उन्हें सुरक्षित रखें कि आने वाली पीढ़ी हमारी खाएगी। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हम उन संसाधनों का उपयोग भी करें, प्लस आने वाले अगली पीढ़ियों के लिए बचा के भी चलें। ऐसी अवधारणा इनमें से क्या है, क्या वह आर्थिक वृद्धि है, आर्थिक विकास है, संपोषणीय वृद्धि है या मानव विकास है? तो मेरे दोस्त ये कहलाता है संपोषणीय वृद्धि, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक। और अगर मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता हूं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट में व्यक्त किया गया था। जिसे हम बोलते हैं सतत विकास। ठीक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास के लिए ही हम लोगों ने क्या रखा है, SDG टारगेट रखे हैं, जिसे हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG टारगेट। और इस SDG टारगेट को अचीव करने के लिए आज पूरा विश्व एक मंच पर आता है और हम हर साल अपनी सबमिट करते हैं, बैठकें करते हैं, जिससे कि हम सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए उन संसाधनों को भी सुरक्षित रख सकें जिससे कि उन्हें वंचित ना होना पड़े। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है या अजैविक एवं जैविक दोनों संघटकों से युक्त है, इसकी इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, या एक बंद पारिस्थितिक तंत्र है, या प्राकृतिक संसाधनिक तंत्र है। क्या पूछ रहा है? सही नहीं है। तो मेरे दोस्त सही नहीं है कौन सा? सी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र बंद नहीं होता है, ये ओपन होता है, ये ओपन इकोसिस्टम है। कैसा है? ओपन इकोसिस्टम है, क्लोज्ड इकोसिस्टम नहीं है। बाकी सबके सब सही है। पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत जैविक एवं अजैविक दोनों घटक आते हैं, इनकी अपनी स्वयं की उत्पादक क्षमता होती है और ये प्राकृतिक संसाधन तंत्र होते हैं। और पारिस्थितिक तंत्र कैसा है? एक खुला तंत्र है जिसमें किसी भी जीवों का समावेश आसानी से हो जाता है। ठीक है, यहां तक किसी भी प्रकार का कोई दुख दर्द तकलीफ समस्या अगर है तो प्लीज आप बता सकते हैं। ठीक है, पारिस्थितिक निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। जीव और वातावरण, मनुष्य और वन, मृदा और जल, पति और पत्नी। कैसा बेवकूफों वाला प्रश्न लिख रखा है इसने। पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से किसके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? तो सामान्यतः मेरे दोस्त ये जीव और वातावरण के बीच अध्ययन करता है या जीव और वातावरण के बीच अंतर संबंधों को दिखाने की बातें करता है। ठीक, पारिस्थितिक तंत्र जीव और वातावरण के बीच के अंतर संबंधों की बात करता है, इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर जैविक एवं अजैविक समुदायों के बीच के अंतर संबंधों को दर्शाया जाता है। यह हमारा पारिस्थितिक तंत्र का जब भी निर्माण होता है, संगठन बनाते हैं, तो वो जैविक एवं अजैविक तत्वों का समावेश करते हैं। क्लियर है? आगे, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? जल मंडल, जीवोम, स्थल मंडल या जैवमंडल।
हमें बताना है कि इनमें से सबसे बड़ा या विस्तृत पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, तो वो कौन सा है, जैवमंडल, क्योंकि जैवमंडल के अंतर्गत सारे के सारे मंडल समाहित हो जाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, जीव मंडल, वायुमंडल, सब के सब हमारे जैवमंडल में समाते हैं, क्योंकि ये सब आपस में अंतःक्रिया करके जो स्पेस बनाते हैं, जो क्षेत्र बनाते हैं, वो हमारा जैवमंडल कहलाता है। क्लियर है? क्योंकि जैवमंडल की संरचनाएं काफी जटिल होती हैं, विस्तृत एवं व्यापक होती हैं, और जैवमंडल के अंतर्गत ही हमें सारे अपने मंडल देखने को मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। कृत्रिम पूछ रहा है, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, तो सीधी सी बात है, धान का खेत हमारा कैसा है, ये कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। बाकी वन, घास के मैदान, झील, ये सब के सब कैसे हैं, ये प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है, ना कि कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। क्लियर है? आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी मानव के द्वारा रूपांतरित है। ये वही वाला प्रश्न है जो पीछे हमसे पूछा गया था और यहाँ पर अलग से हमसे नहीं पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी मानव के द्वारा रूपांतरित है, तो वो कौन सा है, कृषि भूमि है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 और 38 पे हम लोग कहां पर पहुंच गए हैं, उसका हो जाएगा आपका सी इज द राइट ऑप्शन। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, भारत के निम्नलिखित पारिस्थितिक क्षेत्रों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्या कह रहा है, सही सुमेलित नहीं है। दक्षिणी पश्चिमी घाट आर्द्र वन है, तराई दुआर चौड़ी पत्ती वाले वन है, कच्छकरण घास के प्रदेश है, या पूर्वी दक्कन क्षेत्र आर्द्र भूमि। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। क्यों? क्योंकि जो आपका पूर्वी दक्कन पठार है वो आर्द्र वन नहीं है, वो कैसे हैं मेरे दोस्त, वो शुष्क सदाबहार वन है। ठीक, ये क्या है, ये शुष्क शुष्क सदाबहार वन है। बाकी के सारे सही हैं। जो हमारा पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट पे आर्द्र वन हमें देखने को मिलते हैं। तराई के क्षेत्रों में हमें चौड़ी पत्ती वाले वन देखने को मिलते हैं। कक्ष के रन में हमें घास के मैदान या घास के प्रदेश देखने को मिलते हैं। ये चीजें तो ठीक है, लेकिन दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों पे हमें आर्द्र वन नहीं मिलता, हमें शुष्क सदाबहार वन देखने को मिलता है। तो इसका डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर है 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा पारिस्थितिक मित्र नहीं है। मतलब कौन सा ऐसा एक पेड़ है जो हमारे इकोसिस्टम को खतरा उत्पन्न करता है, उनके लिए वो क्षरण की बातें करता है। मतलब ऐसा पेड़ जो हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है, वो कौन सा है। ठीक, बबूल है, यूकेलिप्टिस है, नीम है, या पीपल है। तो मेरे दोस्त यूकेलिप्टिस को हम पर्यावरण का आतंकवाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आतंकवाद। किसका है, पर्यावरण का। क्यों? क्योंकि यूकेलिप्टिस जल स्तर को कम करता है। जल स्तर को कम करता है, इसीलिए कहा जाता है कि पारिस्थितिक मित्र नहीं है। कौन सा है वो, यूकेलिप्टिस। अगला प्रश्न, बायोनॉमिक्स के बारे में कौन सा कथन सही है। बायो एक शब्द है, बायो, और एक है नॉमिक्स। बायोनॉमिक्स, इसका शाब्दिक अर्थ होता है जीवन का प्रबंधन। ठीक, यह पारिस्थितिकी का पर्याय है, या प्राकृतिक तत्वों के मूल्य पर जोर देता है जो मानव तंत्रों के को प्रभावित करते हैं। आपको बताना है कि इनमें से ये कौन सा कथन आपका सही है और कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है। क्लियर है? तो हमें एक चीज देखना पड़ेगा कि ये प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तो मेरे दोस्त, अगर मैं प्रश्न की बात करूं तो हमारा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से बायोनॉमिक्स का मतलब क्या है। बायोनॉमिक्स दो शब्दों से मिला है, एक है बायो और दूसरा है नॉमिक्स। वहीं पे अगर मैं नॉमिक्स की बात करूं तो ये जीवन के प्रबंधन की बातें नहीं करता, ये जीवन के नियम की बात करता है। बायो का मतलब है जीवन, क्या है, जीवन,
और नॉमिक्स का मतलब प्रबंधन नहीं है, नॉमिक्स का मतलब है नियम। ठीक, तो ये जीवन का प्रबंधन नहीं है, ये जीवन का नियम है। ठीक, बाकी दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। हमसे क्या सही पूछा है? हाँ, हमसे सही पूछा है, तो 2 और 3 सही होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक बायोम एक पारिस्थितिक तंत्र होता है, ठीक है, यदि एक प्रदेश के जैव यौम अजैव दोनों तत्व सम्मिलित होते हैं। यदि का मतलब नहीं है, शायद ये कहना चाहते हैं कि इस प्रदेश में जैव यौम अजैव दोनों तत्व सम्मिलित होते हैं, दोनों के एलिमेंट्स मिलते हैं, पाए जाते हैं। ऐसा ये हमसे पूछना चाहते हैं या ऐसा ये हमसे बताना चाहते हैं। तो मेरे दोस्त, क्या ये स्टेटमेंट हम सही है? तो एक बार हम इसकी जांच और पड़ताल करेंगे कि बायोम चूंकि ऑलरेडी एक पारिस्थितिक तंत्र होता है और इस पारिस्थितिक तंत्र में जैव एवं अजैव दोनों घटकों के तत्व शामिल होते हैं, दोनों के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। क्लियर है? तो हमारा पहला कथन भी सही है, हमारा दूसरा कथन भी सही है, और चूंकि जैविक एवं अजैविक तत्व पाए जाते हैं इसलिए ये एक पारिस्थितिक तंत्र होता है। तो हम कह सकते हैं कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। ठीक, क्यों? क्योंकि जैव एवं अजैव सम्मिलित होकर के एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं, इसीलिए बायोम एक पारिस्थितिक तंत्र है। क्लियर है? आगे देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? पर्वत सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र। अजैविक अवयव कौन से हैं? जीवाणु है, हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र है, और वर्षा ग्लोबल वार्मिंग है। हमसे पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित है, तो सर्वाधिक अस्थायी परितंत्र पर्वत नहीं है, वो कौन सा है? जलीय परितंत्र है। जलीय परितंत्र सर्वाधिक है, ये गलत है। अजैविक अवयव में जीवाणु नहीं होते हैं, जीवाणु कैसे हैं? ये जैविक हैं। ठीक है, और वर्षा ग्लोबल वार्मिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो नहीं। सही कौन सा है? हरे पेड़ पौधे हमारे क्या है? पारिस्थितिक तंत्र है। क्लियर है? यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता के लिए बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? कह रहा है एक पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो मतलब अगर हमारा पारिस्थितिक तंत्र बढ़ रहा है तो इसमें से कौन सा उत्तरदायी नहीं होगा उसे बढ़ाने के लिए? पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता, ये उत्तरदायी है। मध्य व्यवधान, ये भी ठीक ठाक है। पारिस्थितिक तंत्र की आयु, ये भी है। और पोषण स्तर की कमी, ये नहीं है। पोषण स्तर की कमी हमारे दोस्त क्या वो पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी का कारण नहीं है, बाकी ये तीनों के तीनों हैं। तो पोषण स्तरों की कमी ये कारक नहीं है, बाकी सभी के सभी सही ऑप्शन है। तो आपका यहाँ पे कौन सा विकल्प सही होगा? आपका विकल्प डी वाला इसके लिए सही होगा। क्यों? क्योंकि पूछा है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? मतलब ये है हम ऐसा कौन सा काम कर दें जिससे हमारा पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाए? लकड़ी काट दें? बिल्कुल काट दें। अगर हम लकड़ी कटान शुरू करेंगे तो हमारा एनवायरनमेंट डिसबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, जबकि सामाजिक वानिकी वृक्षारोपण को बढ़ावा देता है, जो हमारे इकोसिस्टम हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। वन महोत्सव हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, वृक्षारोपण हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। ये तीनों वन के वृद्धि को बढ़ाते हैं, वनों के लगाने की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं, इसलिए ये एग्जाम्पल हमारे सही होंगे। बट पूछा गया है संतुलन बिगाड़ता तो है लकड़ी का काटना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पारिस्थितिक अस्थायी मितव्ययता है या किस आंदोलन का नारा था? मतलब पारिस्थितिक अस्थायी मितव्ययिता है, ये किस आंदोलन का नारा है? एपिको आंदोलन का है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का है, ये चिपको आंदोलन का है, या उक्त में से किसी का नहीं है? आपको सिर्फ ये बताना है कि ये किसका नारा है। तो मेरे दोस्त, जो ये आंदोलन है वो आंदोलन है आपका चिपको आंदोलन,
और चिपको आंदोलन 1973 में उत्तराखंड से सुंदरलाल बहुगुणा इनके नेतृत्व में, ठीक है, प्रारंभ किया गया था चिपको आंदोलन। और ये किसके लिए था? कटान, वन कटान को कम करने के लिए, या कि पेड़ों को सुरक्षित बचाने के लिए, पेड़ों की रक्षा करने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में 1973 के उत्तराखंड में एक जिला है चमोली, चमोली जिला से हुआ था। कहां से हुआ था? चमोली जिला। ठीक, चमोली जिला से ये आंदोलन प्रारंभ किया गया था, वो था चिपको आंदोलन। वहीं पे सेम एज जैसे चिपका आंदोलन का संबंध उत्तर भारत से था, सेम एज एपिको आंदोलन का संबंध दक्षिण भारत से था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, पारिस्थितिक पद छाप की माप इकाई क्या है? भूमंडलीय हेक्टेयर है, नैनोमीटर है, हॉपस क्यूबिक फीट है, या फिर क्यूबिक टन है? तो मैं आपको बता दूं कि पारिस्थितिक पदछाप जो आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है, उसका मेजरमेंट किया जाता है भूमंडलीय हेक्टेयर से। ठीक है, आगे देखते हैं। झील पारिस्थितिकी में पोषक तत्वों की प्रचुरता की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोषक तत्वों की प्रचुरता, झील पारिस्थितिक तंत्र में पोषक तत्वों की प्रचुरता को क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बीओडी, एलिलोपैथी, बायोमैग्निफिकेशन या यूट्रिफिकेशन। आपको बताना है कि एक पोषक तत्वों की प्रचुरता की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे। खासकर ये हमसे पूछ रहा है झील इकोसिस्टम में। क्वेश्चन नंबर है हमारा 48। 48 के लिए हम लोग कौन सा ऑप्शन है, वो क्या कहलाता है? यूट्रिफिकेशन कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है? यूट्रिफिकेशन कहलाता है। बीओडी क्या है? तो बीओडी मेरे दोस्त जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा, जल में घुली O2 की O2 की मात्रा के लिए हम लोग बीओडी शब्द का प्रयोग करते हैं। एलिलोपैथी क्या है? तो अगर मैं एलिलोपैथी की बात करूं तो ऐसा माना जाता है कि देखिए, हर एक आपको पता होगा वो कोई भी इकोसिस्टम हो, हर इकोसिस्टम का अपना एक नेचर होता है। ठीक है, अगर आपने देखा होगा कि चाहे कोई जीव हो, चाहे कोई पेड़ हो, पौधे हो, वन हो, या हम ही आप हो, हमारा और आपका, वन का, पेड़ का, या मैं यूं कहूं इन्वायरमेंट के टर्मिनोलॉजी में तो जैविक एवं अजैविक तत्वों का दूसरे तत्वों पर पड़ने वाला सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव एलिलोपैथी कहलाता है। मतलब एक पेड़ का दूसरे पेड़ पर पड़ने वाला सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव एलिलोपैथी कहलाता है। क्लियर हो गया? अब आपको बताना है बायोमैग्निफिकेशन। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि आपको कमेंट करना है कि बायोमैग्निफिकेशन क्या है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अधोलिखित में से कौन जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? जनसंख्या, पारिस्थितिक तंत्र, समुदाय या भूदृश्य? भूदृश्य, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र या जनसंख्या? जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र या भूदृश्य? जनसंख्या, भूदृश्य, समुदाय या पारिस्थितिक तंत्र? इसमें से सही सीक्वेंस में क्या होगा, आपको बस ये बताना है। तो मेरे दोस्त, मुझे बहुत ज्यादा तो नहीं पता, बट ये पता है कि स्टार्टिंग होती है जनसंख्या से और खत्म होता है भूदृश्य पर। तो क्या जनसंख्या एवं भूदृश्य है? तो जनसंख्या
के बाद में समुदाय, और समुदाय के बाद में पारिस्थितिक तंत्र, और पारिस्थितिक तंत्र के बाद में भूदृश्य। इसलिए हमारा सी वाला विकल्प क्या होगा, सी वाला विकल्प मेरे दोस्त सही होगा। क्लियर है? आगे देखते हैं, पारिस्थितिक अनुक्रमण के 4 महत्वपूर्ण चरण कौन से हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि पारिस्थितिक अनुक्रमण के 4 महत्वपूर्ण स्टेप्स कौन से हैं। अनुक्रमण, क्षीणता, प्रतिस्पर्धा या स्थानांतरण। आपको सीक्वेंस में लगाना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो मेरे दोस्त सबसे पहले होगा कि पारिस्थितिक अनुक्रमण। पारिस्थितिक अनुक्रमण का मतलब है कि एक जीव के द्वारा जब किसी दूसरे क्षेत्र में प्रवेश किया जाता है या किसी लंबे अवधि में एक जीव के द्वारा दूसरे जीव को स्थापन किया जाता है तो उसका सही में क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले तो उस क्षेत्र में क्षीणता होगी या उस जीव का कम होंगे। तो सबसे पहले तो होगा हमारा बी या दूसरा नंबर हमारा होगा बी2। 2 के बाद में होगा फिर एक क्षीणता होगी, या पहले हमारे पहले कम होंगे, फिर स्थानांतरण होंगे, फिर उनमें प्रतिस्पर्धा होगी, किसको लेकर के, खुद को लेकर के, और फिर कैसे होंगे, वो आक्रमण होंगे। तो मेरे दोस्त जो इसका सही कोड होगा वो कौन सा हो जाएगा, 2134। क्या कहीं 2134 है? तो 2134 पहला वाला ऑप्शन है और ये आपका सही हो जाएगा। ये कहने का सेंस है कि जब एक जीव किसी अन्य बायोम में या एक जीव एक बायोम से दूसरे बायोम में प्रवेश करता है तो वो क्या कहलाते हैं। ठीक है। और सबसे खास बात है कि एक लंबे समय अवधि के दौरान किसी एक पारिस्थितिक तंत्र का जीव दूसरे पारिस्थितिक तंत्र के क्षेत्रों में आक्रमण करते हैं, अधिग्रहण करते हैं, विस्तार करते हैं। तो जब भी ये विस्तार की प्रक्रिया एक बायोम से दूसरे बायोम में होती है तो वो कौन सा चरण फॉलो होता है, ये उसी चरण को बताने का काम कर रहा है। क्लियर? अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है। ठीक, तो अब सबको पता है कि हरे पेड़ पौधे हमेशा उत्पादक होते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिक डीप इकोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, मैं भी बात कर रहा था ना, डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। ऑडम ने किया है, या सी रॉक कियर ने किया है, एफ ई क्लेमेंटस ने किया है, या अर्नीज नेस ने किया है। क्वेश्चन नंबर 52। और मेरे दोस्त अगर मैं 52 की बात करूं तो अर्नीज नेस ने, ठीक है, अर्नीज नेस ने 1973 में डीप इकोलॉजी का प्रयोग किया था। डीप इकोलॉजी का मतलब है रेडिकल इफेक्ट्स, मतलब रेडिकल व्यवहार कहने का मतलब है कि हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए कभी कभी कठोर कदम उठाने पड़ेंगे, कठिन कदम उठाने पड़ेंगे, कभी कभी हमें रेडिकल भी होना पड़ेगा। तो जो एक चरम सीमा है पर्यावरण को बचाने के लिए, उसके लिए अर्नीज नेस ने 1973 में डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 52 हम लोग यहां तक कवर कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पारिस्थितिक निकेत या निके का प्रतिपादन किसने किया था। ग्रीनेल्स ने किया था, डार्विन ने किया था, ओडम ने किया था, या सीसी पार्क ने किया था। आपको बताना है कि निकेत शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो मेरे दोस्त निकेत शब्द का प्रयोग ग्रीनेल्स ने किया था। और कब किया था? तो ग्रीनेल्स ने 1917 में किया था। 1970 में निकेत शब्द का प्रयोग किया था। निकेत शब्द कहलाता है आवास के लिए। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, आपको मैचिंग कराना है। कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पोषण स्तर या बायोम। आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। खाद्य जाल क्या होगा? तो वनस्पति जो प्राणी जगत की प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला समुदाय, क्या ये खाद्य जाल होगा? तो नहीं होगा। पारिस्थितिक ये भी नहीं होगा। अनेक जीव जंतुओं के भोजन के स्रोत, ये भी खाद्य जाल नहीं होगा। तो खाद्य जाल किससे रिलेटेड है मेरे दोस्त?
क्या जीव जंतु जो अपने भोजन के स्रोतों को एक दूसरे पर करने वाली निर्भरता है, क्या वो हमारा कहलाएगा फूड चेन? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो ए का तो तीसरा हो जाएगा। ठीक, तो ए का तीसरा सब में दिया हुआ है। अब समस्या बढ़ गई हमारी ज्यादा। अब हम आते हैं खाद्य जाल पे। तो खाद्य जाल क्या कहलाता है? तो खाद्य जाल मेरे दोस्त कहलाता है कि खाद्य श्रृंखला की एक दूसरे से संबंध एवं अन्योन आश्रित तंत्र, मतलब एक दूसरे पर निर्भरता, ये कहलाता है खाद्य जाल। तो 3 और 4, तो 3 और 4 यहां पर है, 3 और 4 यहां, ये खत्म हो गया। अब बचता है कि पोषण स्तर क्या है और बायोम क्या है। तो पोषण स्तर ये कहलाता है कि पारिस्थितिकी में श्रेणीबद्ध कई स्तर, ये क्या कहलाते हैं? तो कई स्तर, क्या ये पोषण स्तर कहलाते हैं? तो नहीं मेरे दोस्त, क्या कहलाते हैं? आपको बस इनका मैचिंग करना है और आपको बताना है। पोषण स्तर का मतलब है कि लेयरिंग या सीक्वेंसिंग। तो पोषण स्तर का क्या हो जाएगा? सी, और डी का हो जाएगा पहला। तो हमारा कोड क्या बनेगा? हमारा कोड बनेगा 3412। 3412 बनेगा? नहीं, 3421 बनेगा, सॉरी, 34 और 21, 3 4 2 और 1, तो 34 और 21, 3412 ये है और 3421 ये है, तो हमारा कोड हो जाएगा 34 और 21। क्लियर है? कहीं कोई दुख दर्द तकलीफ अगर है तो प्लीज आप मुझे बता सकते हैं। क्लियर? कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब यहां से एक क्वेश्चन जो हमारा स्टार्ट हुआ है निकेत को लेकर के, दरअसल ये इकोसिस्टम से है। क्या इकोसिस्टम के जो ट्रांसमिशन हैं वो कैसे हो रहे हैं, वहां से ये क्वेश्चन है। पारिस्थितिक निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग एवं पारिस्थितिक तंत्र में उनकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। ठीक, हमने निकेत का शब्द का प्रयोग कहाँ किया था? मैंने कहा था ये उनके आवास स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है, पारिस्थितिक निकेत। हमको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो मेरे दोस्त इसके दोनों कथन सही हैं। सही तो हमसे पूछा है ना, तो इसके दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, या मतलब 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही हैं। पारिस्थितिक निकेत का मतलब ही ये होता है कि यह उन श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधन उपयोग पारिस्थितिक तंत्र में उनकी कार्यात्मक भूमिका सहन करते हैं। और चूंकि प्रत्येक जीव का अपना एक अलग स्थान होता है, तो वो हमारा निकेत कहलाता है। जो जीव जिस प्राकृतिक आवास में रहते हैं, जिस पर्यावरण में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, वो उनका निकेत कहलाता है, वो उनका आवास कहलाता है, वो उनका हैबिटेट कहलाता है। आप कुछ भी कह सकते हैं, हैबिटेट भी आप कह सकते हैं, आवास भी आप कह सकते हैं, निकेत भी आप कह सकते हैं, इनमें से आप कुछ भी कह सकते हैं। और सबसे खास बात है कि निकेत शब्द का प्रयोग मैंने आपको बताया कि 1917 में ग्रोनेल ने किया था। क्लियर है? 1917 में ग्रोनेल ने पारिस्थितिक निकेत शब्द का प्रयोग किया था। पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, बढ़ सकती है या घट सकती। तो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा एक पोषण स्तर तक दूसरे पोषण स्तर में जाते हैं तो उनकी मात्रा कम हो जाती है, और ये 10% रूल को फॉलो करते हैं। मतलब एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में अगर ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है तो सिर्फ 10% ही होगा, मतलब घटती हुई जाती है। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 56 और 56 का क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। कथन और कारण हमें बताना है। कह रहा है कि भोजन जाल या फूड जालों में या फूड चैन में विविधता वृद्धि पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता को बढ़ावा देती है। ये अच्छा क्वेश्चन है। फूड चैन विविधता, यानी फूड चैन विविधता किसमें करती है? पारिस्थितिक वृद्धि या पारिस्थितिक तंत्र को स्थिरता की बढ़ाती है। ठीक है, वेरी गुड। वह पारिस्थितिक
तंत्र की समुत्थान शक्ति को बढ़ाती है। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा कथन होगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्त ये है 57, और आपको बताना है कि 57 में कौन सा कथन सही होगा। तो यहाँ पे बात हो रही है फूड चेन की। तो आपको पता है कि फूड चेन विभिन्न प्रकार की श्रृंखलाओं के अंतर संबंधित होते हैं, इसीलिए इनमें समुत्थान की शक्ति को भी बढ़ाते हैं और ये पारिस्थितिक तंत्र को स्थिरता भी प्रदान करते हैं। यही रीजन है कि इसके दो के दोनों कथन सही हैं और दोनों कथन एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। क्लियर, ए इज द राइट ऑप्शन। वैसे जो 10% थ्योरी है वो लिंडमैन ने दिया था, मैं सोचा रिकॉल कर लूं क्योंकि मुझे लिंडमैन याद आ रहा था, बट मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि गलत हो जाए, बट लिंडमैन सही है। लिंडमैन ने इन्वायरमेंट या इकोलॉजी में 10% रूल दिया था और 10% रूल पे ये कहा गया कि ऊर्जा का स्थानांतरण एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर होने पर 5 से 10% की होती है, बट मोस्टली 10% ही जाता है, इससे ज्यादा नहीं होता। क्लियर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूर्य अभिताप जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। ठीक है। सौर विकिरण हरे पौधों द्वारा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है 58 और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प हमारा सही है। सूर्य ताप से जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है, तो बिल्कुल है। मतलब सूर्य हमारा सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है, तो है। ठीक। सौर विकिरण या सौर ऊर्जा हरे पौधों के द्वारा भोजन एवं रसायन में परिवर्तित हो जाते हैं, तो हो जाते हैं। तो क्या ये हमारा सही व्याख्या भी करता है। अब मुद्दा ये फंस रहा है। तो मेरे दोस्त व्याख्या वाला क्वेश्चंस क्या है हमारे, तो ये है 58। तो 58 में ये सही भी है और व्याख्या भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि सूर्य विकिरण में हरे पेड़ पौधे अपना भोजन और रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित करते हैं, और यही चूंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी इन्वायरमेंट के लिए, हमारे इकोसिस्टम इकोलॉजी के लिए, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है और पहला स्टेटमेंट भी सही है, मतलब कथन भी सही है और कारण भी सही है, कारण कथन की पुष्टि करता है। अगला प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। ठीक है। द्वितीय उत्पादकता का संदर्भ परपोषी या विषम पोषण स्तरों के उत्पादन से है। कथन एक आपको बताना है कि सही है, एक सही है, दो सही है, या फिर दोनों सही हैं, या इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ये बात तो सही है कि जो हमारे स्वपोषी होते हैं वो स्वपोषी कैसे होते हैं, वो प्राथमिक उत्पादकता होते हैं। फिर कहा गया है कि द्वितीय उत्पादकता हमेशा परपोषी होते हैं, तो ये भी कहा गया है कि हाँ पोषी के उत्पादक स्तर पर होते हैं, तो ये भी सही है और ये भी सही है। तो हमारा ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही है। क्लियर। कोई दुख दर्द तकलीफ मेरी समझ से तो नहीं होना चाहिए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला फूड चैन में मानव कहां पर आता है। एक निर्माता के तौर पर आता है, केवल प्राथमिक उपभोक्ता है, केवल द्वितीय उपभोक्ता है, या प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता दोनों है। तो फूड चैन में मेरे दोस्त ह्यूमंस कहां पर आते हैं। फूड चैन्स में ह्यूमंस आते हैं कहां पर, आप अगर ढंग से देखेंगे तो ये प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। क्लियर। तो हम लोगों ने यहाँ 60 क्वेश्चन तक अपने टॉपिक्स को कवर कर लिया है। ठीक है। हालांकि सही तरीके से हमारे पास एनवायरनमेंट में पूरा का पूरा 300-400 प्रश्न होंगे, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि हम मोर और लेस आपका पूरा का पूरा एनवायरनमेंट कवर कर लें। हम एक बार ये स्टैटिक वाला जो कि हम हमारा पीवाईक्यू है हम ये कवर कर लेंगे। इसके बाद फिर हम उन नए करंट बेस्ड क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे जो कि हमारे एग्जाम में आने की संभावना होगी, या हमें लग रहा होगा कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है या ज़रूरी है। ठीक है। और साथ ही में मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि अभी जो हम लोग पहल स्टार्ट किए हैं आपके लिए हिंदी को लेकर के, पॉलिटी को लेकर के, इन्वायरमेंट को लेकर के, इनकी क्लासेस को आप जरूर देखिए। आप ना बहुत रिवीजन मोड में जा पा रहे हैं या रिवीजन मोड में हैं तो आप इनकी स्पीड को 1.5 कर लीजिए, 1.75 कर लीजिए, या फिर आप इन्हें बढ़ा करके 2 पर भी देखिए, क्योंकि आपको रिवीजन करना है, सुनना ही है। हम लोग इजिली
वो सारे टॉपिक्स को जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है वो आपके साथ डिस्कशन करके चलते हैं। आपको करना क्या है, आप खाना बना रहे हैं तो भी सुन सकते हैं, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो भी सुन सकते हैं, कहीं आप बैठे हैं आप तो भी सुन सकते हैं। सिर्फ आपको कान में लगाना है और आपको उन क्लासेस को रिकॉल कर लेना है, सुन लेना है, जिससे कि वो चीजें आपके कॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस माइंड में चली जाए। और जब आप चीजों को बार बार देखते हैं सुनते हैं तो वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में एक बार घर कर जाती हैं। और जब भी वो प्रश्न आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलता है तो आपका माइंड मेरे दोस्त क्लिक करता है, या फिर ये बताता है कि भैया ये वाला तुमने वहां पर पढ़ा था और ये वाला सही है, ये वाला का विकल्प ये होगा या फिर इसका विकल्प वो होगा। क्लियर है? तो हमारी जो देखिए हर एक सबकी पढ़ाने का तरीका अलग है, टारगेट करने का तरीका अलग है। हम आपसे बस इतना ही कहेंगे कि पढ़ करके आप सिलेक्शन नहीं ले पाएँगे। क्यों? क्योंकि आपसे कम पढ़े-लिखे लोग ऑलरेडी विभाग में हैं। आपसे कम जानकार लोग हैं, आप बहुत ज़्यादा जानते हैं। बट सबसे ख़ास बात है कि उनकी तरीका अच्छा था, उनकी रणनीति अच्छी थी, वो लोग सिलेक्टिव होके पढ़े इसलिए वो सिलेक्ट हो गए। और हम सिलेक्टिव होके नहीं पढ़े इसलिए हम सिलेक्ट नहीं हुए। तो यहाँ पर मेरा फोकस है कि हम हिंदी, करंट अफेयर और एटलीस्ट 3 जीएस को अच्छे से फोकस कर लें, जिससे कि हमारा निकल जाएगा। तो हम हिंदी, करंट अफेयर पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि हिंदी और करंट अफेयर को मिला करके एटलीस्ट हम 65 से 70 क्वेश्चन कवर कर लें। 65 भी अगर हम कवर कर ले गए ना, तो जीएस हमारा निकल जाएगा। क्लियर हो गया? तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।